अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल कोटा बायोलॉजी में। इस यूनिट में जो कि हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। कहने की क्या बात है सर, वो तो फर्स्ट यूनिट क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है इसलिए अलग से नाम ले रहे हो आप, है ना। हाँ, ये कंसेप्ट की बात है। देखो, हाँ, अब और दूसरी क्या बात कर रहे हैं हमने इसमें सब पढ़ लिया अभी तक। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया है ना, oogenesis पढ़ लिया है, ये सब कुछ। एक चीज़ रह गई, छोटा सा टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो वो भी आज पढ़ लेते हैं ना, फटाफट से छोटा सा वीडियो बनाएंगे और ये वाली चीज़ भी हम कवर कर लेंगे। अच्छा, इस बात का मैं आपको समझाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा यहाँ पे। चाहता ना तो मैं इस वीडियो को ऐसे भी बना सकता था कि मैं पहले से यहाँ पर स्पर्म की अच्छी सी सुंदर सी एक डायग्राम बना के रखता, आराम से आपको उसको समझा देता, लेकिन उससे क्या कॉन्सेप्ट आपके समझ में आता, नहीं आता। चाहे मैं गंदा यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ, पर आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, अगर हम स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, है ना, तो क्योंकि हमें ये बात पता है कि ये क्या है, मेल गैमेट है ना, इसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारी हर सेल में, लेकिन स्पर्म वो इकलौती सेल है जहाँ पर क्रोमोसोम है 23। ऐसे ही मेल में वो कौन सी सेल है, एक सेल है। अब क्योंकि स्पर्म और एग को हमें मिलाना है, फर्टिलाइजेशन करना है और जाइगोट बना के नया बेबी बनाना है, तो स्पर्म की स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। अब आप सोचो स्ट्रक्चर कैसी बनाएं हम। यहाँ पर है वेजाइना और यहाँ पर है यूटेरस, ये है फैलोपियन ट्यूब, है ना, और ये वो जगह है फैलोपियन ट्यूब का पार्ट एम्प्यूला जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, ये एग है। अब आप सोचो इस वेजाइना से ये पेनिस ने अंदर यहाँ पर स्पर्म छोड़ दिया, तो इस स्पर्म को कितना लंबा पाथ तय करना है, यहाँ से चलते हुए इसको यहाँ जाना है। कंसेप्ट समझ पा रहे हो? आपको लग रहा होगा कितनी सा पाथ है सर, है ना, वेजाइना है यहाँ पे, ऊपर ही तो यूटेरस है, लेकिन ये इसके लिए हिसाब से कितना बड़ा पाथ है। ये एक स्पर्म, आप सोचो एक बार के सीमन में, जब एक मेल एक बार जितना सीमन निकालता है उसमें करोड़ों स्पर्म्स होते हैं। कितने स्पर्म्स? करोड़ों, जो दिखते भी नहीं। यानी आप इसकी साइज इमेजिन कर पा रहे हो, इसकी कितनी छोटी साइज है। उस छोटी साइज के लिए ये कितनी बड़ी दूरी है ना। हम कोई भी दूरी देखते हैं तो वो हमारे प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। जैसे ये बोर्ड की एक लेंथ है, तो हमारे प्रोस्पेक्टिव से तो ये इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी लेंथ है। लेकिन अगर ये एक चींटी के लिए देखा जाए तो पूरा मैदान है बड़ा, है ना। यहाँ पर चींटियाँ मैराथन दौड़ सकती हैं, है ना, फुटबॉल खेल सकती हैं क्या, उसके लिए तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्योंकि उनकी साइज इतनी है। ऐसे ही अगर हम कहें कि 1 किलोमीटर का जो एरिया है ना, वो डायनासोर्स के लिए कितना ही बड़ा होता होगा, है कि नहीं। वो इतना बड़ा एनिमल क्रिएचर एक बार में 100 मीटर चल रहा है ना, तो 10 बार में 1 किलोमीटर ख़त्म। तो ये साइज प्रोस्पेक्टिव से डिस्टेंस मापी जाएगी। तो स्पर्म की क्योंकि इतनी छोटी साइज़ है तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है एक तक, है ना। यानी उसके पास एक तो एनर्जी सोर्स ज़बरदस्त होना चाहिए, है ना। स्पर्म ऐसे ढीला पोला नहीं होना चाहिए, एथलीट होना चाहिए, धावक होना चाहिए, एथलीट होना चाहिए, तो वो यहाँ तक पहुँच पाएगा। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर उसको स्विम करना है, तैरना है, क्या उसके पैर बना दें क्या? सोचो, अगर यहाँ पर स्पर्म को चलना हो तो उसके पैर बनाएंगे, लेकिन क्या उसको यहाँ पर चलना है क्या? उसको फ्लोट करना है, स्विम करना है। तो स्विम आपको पता है, अगर यहाँ किसी को स्विम कराना है, मछली स्विम करती है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, पीछे से फिन होते हैं उसके, ताकि वो आराम से स्विम कर पाए, है ना। अगर हमें ऐसे ऐसे चलना है तो पीछे स्विम करने के लिए
कोई स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है? अरे बहुत ज़रूरी है सर। इसीलिए स्पर्म में हमेशा टेल बनती है। क्या बनती है? उसकी पूंछ, ऐसे जो ऐसे उसको तैरा सके, आगे फ्लोट करा सके, स्विम करा सके, है ना। यहाँ से तैरेगा तो यहाँ पहुँचेगा जल्दी जल्दी। क्या मैं ठीक बात कह रहा हूँ? अगर हम हमारी तरह स्पर्म के 2 पैर बना देते तो वो जैसे ही यहाँ पर वेजाइना से ऊपर चलता, फिसल फिसल कर नीचे आ गिरता बेचारा, तो क्या कभी यहाँ तक पहुँच पाता? कभी नहीं। वो फ्लूइड के साथ, तरल फ्लूइड के साथ तैरता हुआ यहाँ पर पहुँचेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो हमें स्पर्म में क्या बनाना चाहिए? टेल बनाना चाहिए। अच्छा, ये टेल सबसे लास्ट में होना चाहिए या फर्स्ट में? अगर फर्स्ट में होगा तो उल्टा तैर जाएगा ना। हाँ, सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो मैं बना रहा हूँ सबसे लास्ट में ये टेल। सबसे लास्ट में क्या बना रहा हूँ? टेल। ऐसी नहीं, स्पर्म में अलग तरीके की होगी, पर मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ गंदा डायग्राम बनाऊंगा, पर आप समझने की कोशिश करो क्योंकि कंसेप्ट है। तो ये क्या बनाई हमने? स्पर्म की टेल। अब देखो, अब क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये धावक होना चाहिए, एथलीट होना चाहिए, बहुत लंबी दूरी तैरनी है इसको, यानी इसमें एनर्जी सोर्स होना चाहिए ज़बरदस्त, इसका कोर होना चाहिए ज़बरदस्त, रिब्ड, 6 पैक एब्स, एथलीट वाला कोर, है ना। तो इसका कोर बना रहे हैं अपन, इसका बना रहे हैं अपन मिडिल पार्ट। क्या बना रहे हैं? मिडिल पार्ट। ये हम बना रहे हैं इसका मिडिल पार्ट, और बीच में बनाएंगे एब्स। ये बच्चों एब्स नहीं है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से सब परिचित हैं आप? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं इनको? पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह। क्यों? क्योंकि इनके पास है एटीपी बनाने की पावर। एनर्जी की पावर कहाँ जनरेट होगी? एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया में। सारी एनर्जी किस में स्टोर होती है? तो यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में क्या चाहिए हमें? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि हमने पहले ही कहा हमें एथलीट चाहिए स्पर्म, तो मिडिल पार्ट में रखेंगे हमेशा। क्या मैं सही बात कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, यहाँ से मैं इसकी नेक बना रहा हूँ, है ना। वाइट से बना देता हूँ। ये ऐसी नेक है, थोड़ा सा सुंदर भी तो दिखना चाहिए। अरे भाई, इसको एग के पास ले जाना। देखो भाई, यहाँ पर एग है लड़की, अगर गर्दन, नेक, देखो भाई यहाँ एक क्या है? लड़की, है ना। भले ही एथलीट हो, थोड़ा सा तो स्मार्ट होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो क्या मैं इसकी नेक बना दूँ? बना दूँ सर। तो ये है इसकी नेक, ये है इसका मिडिल पार्ट। टेल हमने देख ही ली, क्यों बनाई ये भी देख ली। अब देखो, नेक बना लिया, अब हम बना रहे हैं इसका हेड। ये क्या बना रहे हैं हम? इसका हेड। अब आप कहोगे सर ये तो जीता जागता इंसान बना दिया आपने, इस पर जैसा तो लग ही नहीं रहा है। बच्चों समझने की कोशिश करो, है ना। ये अगर मैं कह रहा हूँ इसका हेड मैंने बनाया है, तो सबसे आगे की तरफ हमेशा हेड होता है। क्या सही बात है? बिल्कुल सर। देखो, क्योंकि इस हेड पार्ट को एग के अंदर लेके चलना है अपन को, है ना। एग के अंदर लेके चलना है, और यहाँ पर असल में तो मिलाना किसको है? दोनों की 23 क्रोमोसोम, यानी जेनेटिक मटेरियल को। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जेनेटिक मटेरियल कहाँ रखेंगे हम? हेड पार्ट में, ताकि ये सबसे आसानी से मिल जाए। तो इस हेड पार्ट में अपन ने क्या रखा है? यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल, ये है हेड। इस हेड पार्ट में क्या रखा है? जेनेटिक मटेरियल, है ना। इसके क्रोमोसोम, पूरा जेनेटिक मटेरियल रखा हुआ है। एक और बात सुनो, हमारी पूरी बॉडी में, अच्छा ये पूरी दुनिया का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उसकी सिक्योरिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। क्या मैं ठीक बात कह रहा हूँ? जैसे हमारे कंट्री में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो आप देखो उनके आसपास कितनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी होती है।
है ना, स्पेशल कमांडोस, है ना, बहुत टाइट सिक्योरिटी, है ना, कोई जा भी नहीं सकता। तो ये क्यों, क्या वो सिक्योरिटी हमारे आसपास है? बिल्कुल नहीं। अरे उनके आसपास है क्योंकि वो भाई देश का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है ना। ऐसे ही आप हमारी बॉडी में बात करो, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन, इसीलिए ब्रेन की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है ना। पूरा इतना मोटा स्कल जो मारने से नहीं टूटता, कोई बहुत हार्ड चोट हो तो हमारे ब्रेन तक पहुंच पाती है, अदरवाइज़ क्या हमारे ब्रेन को डैमेज हो सकता है? नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि हेलमेट पहनो। हेलमेट से क्या होगा, जब भी कभी दुर्घटना होती है तो हाथ पैर तो बचा लिए जाएंगे, अगर टूट भी जाएंगे तो इतना डैमेज नहीं होगा, लेकिन अगर दिमाग पर चोट आ गई तो फिर बॉडी का सारा काम बेकार हो जाएगा, है ना। या तो वो मर जाएगा या वो जीते जी मर जाएगा। क्या ऐसा होगा? हाँ। ऐसे ही हमारी बॉडी में और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है? हार्ट, हमारा दिल। तो हमारे दिल को कहाँ रखा है हमने? ऐसे रिब केज में, है ना, पूरे ऐसे चारों तरफ उसकी प्रोटेक्शन की है। किससे? हमारी पसलियों से, हमारी रिब्स से। क्यों? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ऐसे रिब्स के बीच में ना रखें और हार्ट पे चोट आ जाए तो खेल ख़त्म। अरे बिल्कुल खेल ख़त्म, 1 मिनट में खेल ख़त्म। तो जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है उसे हमेशा प्रोटेक्शन दी जाती है। बात समझ आ गई? तो इस पूरे स्पर्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अरे जिसके लिए स्पर्म बना है वो क्या है? वो है जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल रखा तो हमने सर में, लेकिन इसकी हमें क्या करेंगे? इसकी प्रोटेक्शन भी करेंगे। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और बनाई है हमने। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा है? एक्रोसोम। क्या कहा है? एक्रोसोम। ये एक्रोसोम क्या कर रहा है? पहली एक बात तो ये कि इसको प्रोटेक्शन दे रहा है। दूसरा, इसमें एंजाइम्स भरे होते हैं। एंजाइम्स केमिकली, एंजाइम्स क्या होते हैं? केमिकल है, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो जब ये स्पर्म इस एग के पास जाएगा तो ये एग के ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल बाहर बिखेरे पड़ा है क्या? बिल्कुल नहीं। इसके चारों तरफ भी कवरिंग है। तो इस कवरिंग से कौन निपटेगा? एक्रोसोम। ये एक्रोसोम के एंजाइम यहाँ पर काम करेंगे। अगर ये जेनेटिक मटेरियल सीधा इसकी कवरिंग से लड़ जाए, भिड़ जाए, तो यहाँ पर नुकसान कौन उठाएगा? अपना स्पर्म। एग उसको डैमेज करके, रप्चर करके पटक देगा। आप सोचो कितने मिलियंस ऑफ स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करने जाते हैं, लेकिन क्या सारे कर पाते हैं? नहीं। एक बेचारा जाके इसको फर्टिलाइज करेगा। तो इसकी सिक्योरिटी कितनी भयंकर है। तो हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर है इस स्पर्म के पास? एक्रोसोम। क्या भरा होता है इसमें? एंजाइम्स भरे होते हैं। तो वो इसको भी सिक्योरिटी देता है। दूसरा, वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, है ना। तो हमने स्पर्म की स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा? इसको तैराने के लिए तो कौन जिम्मेदार है? टेल जिम्मेदार। हमने टेल बना दी। फिर क्योंकि हमें एक धावक चाहिए, एक एथलीट चाहिए, तो हमें इसका मिडिल पार्ट स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो उसमें क्या रख दें हम? पावर हाउस, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हमने उसकी एक नेक बना दी है और लास्ट पार्ट हेड। हेड में ही क्या रखा हुआ है? उसका जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल के ऊपर एक स्ट्रक्चर है एक्रोसोम, ठीक है। और लास्ट में इसकी कवरिंग के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही सही, है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक बात है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये आपकी कंप्लीट हो चुकी स्पर्म की स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को बनाने का कंसेप्ट आपके समझ में आया? डायग्राम सुंदर बनाना है, आप एनसीईआरटी से आराम से बनाओ, पर कंसेप्ट समझ में आना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये स्पर्म की हो गई स्ट्रक्चर, ठीक बात है। अच्छा लगा है आपको कंसेप्ट तो लाइक करो वीडियो, सब्सक्राइब करो चैनल, कमेंट करो क्या टॉपिक और पढ़ना है, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।